क्या मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में चाइना की JL9 एयरक्राफ्ट ने तेजस और बाकी सभी कंपटीटर को हरा के बाजी मार ली है? सोशल मीडिया में पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है? इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सभी फ्यूचर प्रोक्योरमेंट को अभी होल्ड पर रखा गया है। क्या भारत को जापान से F3 फाइटर जेट को खरीदने के ऊपर विचार करना चाहिए, और अगर भारत ऐसा करता है तो हमें इससे क्या फायदा हो सकता है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट चाइना की FTC-2000G लाइट फाइटर को लेके है। इसको JL9 भी कहा जाता है। ये एक लाइट वेट ट्रेनर या फिर अटैक एयरक्राफ्ट है जिसको प्राइमरीली चाइना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसको चाइना की तरफ से एकदम से बजट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, लेकिन इसमें पल्स डॉपलर रडार, हेड अप डिस्प्ले, फुल ग्लास कॉकपिट और कुछ हद तक काम चलाऊ एवियोनिक्स दिए गए थे। इसमें PL8 और PL9 जैसे मिसाइल को भी कैरी किया जा सकता है और ये बोथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड रोल को भी कर सकता है। रिसेंटली चाइनीज मीडिया के मुताबिक कोई साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जो कि इसको खरीदने वाला है, लेकिन कौन सा देश इसको खरीद रहा है इसके बारे में चाइना की तरफ से कोई भी डिटेल नहीं दिया गया है। अब सबसे पहले इस एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए कंबोडिया और म्यांमार की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने SU-30 को खरीदने का फैसला किया। थाईलैंड और लाओस की बात करें तो ये दोनों ही चाइना की मेजर कस्टमर है, लेकिन इन्होंने भी साउथ कोरिया की T-50 और Yak-130 को खरीदने का फैसला किया था, जिससे साफ होता है कि हालांकि वो चाइना से मेजर आर्म इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वो इस फाइटर की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। लेकिन चाइनीज क्लेम के मुताबिक कोई साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जो कि अभी इस जेट को खरीदने वाला है। तो अभी दो ऐसे देश है जो कि इसको खरीद सकते हैं, एक मलेशिया है और एक फिलीपींस है। फिलीपींस की बात जाने देते, लेकिन अगर ये मलेशिया है तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले मलेशिया करीब 36 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला था और इसमें हमारा तेजस भी पार्टिसिपेट कर रहा था। मलेशिया की तरफ से तेजस में काफी इंटरेस्ट दिखाया गया था, लेकिन क्या अभी चाइना इस टेंडर में बैकडोर एंट्री करने में कामयाब हो गया है, या फिर क्या मलेशिया की 36 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को चाइना ने हासिल कर लिया है? ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल है और जब तक मलेशिया की तरफ से इस पर कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं दिया जाता है तब तक ये एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री होकर रहने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर की तरफ से अभी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि करंटली चल रहे पैंडेमिक की वजह से हर एक सेक्टर में बजट को कम किया जा रहा है और ऐसे में इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को किसी भी प्रकार की नए वेपन को खरीदने के लिए मना किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज में कहे तो हमारे तीनों सेनाओं में जो भी मॉडर्नाइजेशन होने वाले थे या फिर जो भी नए हथियार खरीदे जा रहे थे उन सभी को अभी होल्ड पर रखने का फैसला किया गया है। इससे क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले अगर आर्मी की बात करें तो आर्मी अभी नए टैंक्स, असॉल्ट राइफल और आर्टिलरी गन को खरीद रही थी और इनके लिए पेमेंट भी इशू होने वाला था, लेकिन अभी इसको होल्ड पर रखा जा सकता है। दूसरी तरफ नेवी के लिए 24 MS-60R हेलीकॉप्टर के लिए डील को साइन कर दिया गया था, इसकी पेमेंट को भी अभी होल्ड पर रखा जा सकता है और साथ ही राफेल और S-400 के क्षेत्र में भी सेम चीजें अप्लाई हो सकती है। अगला अपडेट ट्विटर को लेके। तो रिसेंटली ओमानी प्रिंसेस HH मोना फहाद मोहम्मद ने एक ट्वीट किया था कि भारत में मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार किया जाता है और इसमें ओमान भारत के मुस्लिम्स के साथ है और अगर भारत ये बंद नहीं करता है तो ओमान में काम कर रहे 10 लाख इंडियन को वापस डिपोर्ट कर देंगे और उन्होंने इसमें नरेंद्र मोदी जी को टैग भी किया था। अब जब ये ट्वीट सामने आया तो इससे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट पाकिस्तान की मीडिया को होने लगी और पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हमीद मिर ने इसको रीट्वीट किया था और इस बात को लेके पाकिस्तानी मीडिया काफी खुश हो रहा था कि मिडिल ईस्ट कंट्री की तरफ से भी अभी भारत के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह कि ओमान की प्रिंसेस से ट्वीट करके इस बात को जाहिर कर रहे हैं। लेकिन बाद में पता लग गया कि असल में HH मोना ट्विटर में मौजूद ही नहीं है और ये जो अकाउंट था ये फेक अकाउंट था और इसकी बायो को कुछ ही समय पहले ही चेंज किया गया था। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस तरीके की फेक प्रोपेगेंडा को सोशल मीडिया में फैला रहा है, लेकिन मुझे इस बात को सोचकर हंसी आ रही है कि जिस फेक अकाउंट से इस पोस्ट को किया गया था उसमें करीब 85,000 फॉलोअर्स हैं और जब उनको इस बात का पता लगेगा कि जिसको वो मोना समझकर फॉलो कर रहे थे वो मुन्ना है तो उन पर क्या बीतेगी। और सबसे ज्यादा दुख तो मिस्टर हमीद मिर साहब को होने वाली है जो कि मोना जी से कोई अलग ही आशा रखकर बिना वेरीफाई किए ही रिट्वीट कर दिए हैं। अगला अपडेट भारत और जापान की नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को लेके है। ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन इसको लेके अभी एक टॉप डिफेंस न्यूज साइट में एक आर्टिकल आया है
और इस पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर भारत जापान के साथ उसकी नेक्स्ट जनरेशन की फाइटर प्रोग्राम में शामिल होता है तो इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है। रिसेंटली मैंने आप सभी को कहा था कि जापान अभी एक नेक्स्ट जनरेशन की फाइटर जेट को डेवलप करने वाला है, जो कि आगे चल के जापान की F2 या फिर F15 फाइटर को भी रिप्लेस करने वाला है। ये एक 5.5 से 6 जनरेशन की फाइटर होने वाली है। इस फाइटर जेट की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी लगभग 30,000 kg के आसपास होने वाली है। इस फाइटर जेट के लिए जापान पहले से एक लो बाईपास आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन को डेवलप कर चुका है, जिसका नाम XF91 है और ये इंजन आफ्टर बर्नर के बिना 110 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्नर के साथ लगभग 150 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। अब अगर भारत की बात करें तो हमारी एमका प्रोग्राम की जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे बड़ा दिक्कत इंजन को लेके है और एमका की जो इनिशियल वेरिएंट बनाए जाएंगे उसमें जनरल इलेक्ट्रिक्स की 414 इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है, लेकिन अभी भी एमका के लिए एक पावरफुल इंजन की तलाश जारी है। ऐसे में अगर भारत जापान के साथ इस प्रोग्राम में शामिल होता है और जापान से आगे चल के F3 फाइटर जेट को खरीदता है तो जापान से भारत को इंजन टेक्नोलॉजी मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जापान ने इस बात को अनाउंस कर दिया था कि वो अपनी F3 फाइटर को एक्सपोर्ट करने वाले हैं और भारत हमेशा से ही अपने फ्लीट में 2 नेक्स्ट जनरेशन की फाइटर जेट को रखना चाहता था। इसी वजह से भारत की तरफ से एमका और FGFA दोनों को डेवलप करने का फैसला किया गया था। तो अभी भारत चाहे तो FGFA के बदले F3 की 50 से 100 यूनिट को खरीद सकता है। इसमें भारत को 2 फायदे होंगे। एक तो भारत को एमका के लिए एक नई इंजन टेक्नोलॉजी मिल सकती है और दूसरे में जापान अभी F35 के रडार की तरह एक पावरफुल रडार को बना रही है, जो कि आगे चल के एमका के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि ना तो इंडियन एयरफोर्स और ना ही किसी भी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से जापान के साथ इस तरीके की कोलैबोरेशन के बारे में कोई भी स्टेटमेंट दिया है। लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा ये भी नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।